चैट जीपीटी हो गई, एआई टूल्स हो गए, उनका यूज़ करना चाहिए। 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन अगर हम तीसरी बार खुद ही क्वेश्चन अपने खुद से पूछे करना क्यों है, कर क्यों रहे हम, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डीमोटिवेशन फील होगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स रहती हैं, उनको घर में ही वैसे बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई को? एक मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन मेरा क्या है सर, 2 ही काम होते हैं, या तो पढ़ना और जो मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं क्या करती हूँ, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जैसे कठिन विषय में प्रैक्टिकल और थ्योरी को कैसे बैलेंस किया आपने? ज़्यादा अगर फोकस करें प्रैक्टिकल वर्क पे, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली होता है थ्योरी के रटने उससे। जो सफलता होती है उसमें कितनी भूमिका मेहनत की होती है और कितने भाग्य की होती है? सर दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहूँगी, लेकिन फर्स्ट जो मेन प्रायोरिटी होता है वो आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति या शिक्षक है जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रेरणा दी हो? एग्जाम में पास होना नहीं, एक जिंदगी में सफल होना भी उन्होंने सिखाया और बताया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आकांक्षा, जिन्होंने मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में टॉप करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके अनुभव, चुनौतियों और सफलता के पीछे की कहानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आकांक्षा हम आपसे कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी उपलब्धि है उससे संबंधित हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके उसके बारे में है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगा आकांक्षा कि आपको माइक्रोबायोलॉजी विषय चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? सर सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। मैंने माइक्रोबायोलॉजी इसलिए चुना क्योंकि क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, तो मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। अब ये नहीं पता था कि माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ना होता था उस टाइम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम पढ़ते गए तो आगे पता लगा कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बाद सर मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से करना सोचा, जो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी आकांक्षा, यानी कि शुरुआत से ही आपका इस विषय के प्रति खास लगाव रहा है। तो आकांक्षा, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जो आपकी एमएससी रही है उसके दौरान कौन कौन से विषय या टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आए और क्यों? सर क्या होता है कि टॉपिक एक पीछे उसका कारण होता है, कोई भी पसंद होने का ना होने का। जी, अगर हमें कोई भी टॉपिक पसंद है या कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, इसका मतलब उसे पढ़ाने वाला, समझाने वाला कोई ना कोई बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि हमें जो चीज समझ आती है वही हमें पसंद होती है। ऐसे ही मेरा 4th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट थे ओवरऑल मुझे पसंद है, सब पसंद है। लेकिन एक सब्जेक्ट है जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क होता है और उसे समझाने वाले जो है वो बहुत बहुत अच्छे रहे, गाइडेंस बहुत अच्छे रहे, तो मुझे लगता है कि मेरा वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फेवरेट है और मैं उसमें आगे काम करना चाहती हूँ। जी, बहुत खूब, यानी आपने वही विषय गहराई से पढ़े जिनको आपने सच में महसूस किया। चलिए, इसी कड़ी में अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि टॉपर बनने के पीछे आपकी स्टडी या स्टडी की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? जैसे टाइम टेबल हुआ, नोट्स बनाने की तकनीक हुई या रिवीजन का कोई पैटर्न हुआ, तो आप ये चीज हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलेगा। जी सर, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारा ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सबसे मेन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं, नॉट द क्वांटिटी, क्वालिटी क्या है उस सब्जेक्ट की और क्या टॉपिक की, कितनी क्वालिटी में हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, उसमें से कंज्यूम क्या कर रहे हैं। एक तो ये मेन होती है किसी भी एग्जाम में क्लियर करने के लिए, हाई स्कोर करने के लिए। दूसरी चीज, हर एक चीज का टाइम टेबल होना चाहिए फिक्स, कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, हमें ये होना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होता है, क्योंकि हर एक की स्ट्रगल अलग होता है, टाइम हर एक का अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, कंज्यूमिंग पावर अलग होती है। तो हर दिन का टाइम टेबल अलग होना चाहिए और देखना चाहिए सुबह ही क्या पढ़ना है, उस दिन हमें दिन में पढ़ना चाहिए वही चीज। और दूसरी चीज, शॉर्ट नोट बनाने चाहिए हमेशा। मैं जो भी पढ़ती हूँ उसे शॉर्ट नोट में ऐसे बनाती हूँ और इसे क्विक रिवीजन करने के लिए उसे यूज करती हूँ, क्योंकि हम जितना रिवीजन करते हैं, ये चीज बहुत मायने रखती है हर एक स्टूडेंट के लिए, कि जितना रिवीजन करते हैं वो ज्यादा अचीव कर पाते हैं इनको। ये बहुत मेन चीज है सर। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आकांक्षा, इसी कड़ी में पूछूंगा कि जैसे कि अभी हमने मनोज उरान का एक इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि एआई का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया था अपने स्टडी के लिए, जैसे चैट जीपीटी हुआ, इस तरीके की एआई की चीजें उन्होंने काफी यूज की। तो मतलब आप भी कुछ इस तरीके की चीजें यूज करते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, जो आपको ऐसे मदद करता है? जी सर, जी बिल्कुल। चैट जीपीटी हो गई, एआई टूल्स हो गए, उनका यूज करना चाहिए।
और इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, चैट जीपीटी हम जो डाल रहे हैं सिर्फ हमें वो मिलता है। लेकिन हम जब बुक को पढ़ते हैं किसी भी, तो हमें 10 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है और 10 चीजें ज्यादा सीखने को मिलती है। चैट जीपीटी भी एक जगह सही है, टाइम टू टाइम बहुत बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम आता है और मेरे भी बहुत काम आया। बिल्कुल, जो आपने टिप्स दी हैं वो हमारे छात्रों के लिए आई होप बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी आगे चल के। तो अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा कि क्या इस सफ़र में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि आप थक गए हों? आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया उस टाइम में? मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको वो लगता है कि आप थक गए हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं हर चीज़ से, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? सर क्या होता है कि हर एक के फेज में डीमोटिवेशन भी होता है और मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि किसी की भी लाइफ ऐसा नहीं होता कि अच्छी अच्छी चल रही है। सभी की लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज जरूर आता है और मैं अपनी बात करूं तो बहुत बहुत ज्यादा था। एमएससी के दौरान तो बहुत ज्यादा था, कंपैरिजन टू द ग्रेजुएशन और 12th एमएससी में बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या होता है, हमारे जो मोटिवेशन होता है या तो हमारे अंदर होता है या फिर हमारे पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं। और क्या होता है, हम अगर ये सोच के पढ़े कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन अपने आप हर बार चार्ज होता रहता है। इसमें कोई भी डीमोटिवेशन फील नहीं होता है। 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन अगर हम तीसरी बार खुद ही क्वेश्चन अपने खुद से पूछे करना क्यों है, कर क्यों रहे हम, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डीमोटिवेशन फील होगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स रहती हैं, उनको घर में वैसे बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई को? मतलब सभी गर्ल्स स्टूडेंट जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो घर पर काम करते हैं, उनके लिए क्या आपके टिप्स रहेंगे इस बारे में? एक मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन मेरा क्या है सर, 2 ही काम होते हैं, या तो पढ़ना और जो मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें, जैसे कोई भी गेम खेलता है या कुछ भी करता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, घर का काम करती हूँ। उसमें मुझे लगता है कि इंजॉय भी हो रहा है और एक्स्ट्रा मैनेज भी हो जाता है, दोनों काम मैनेज हो जाते हैं। बिल्कुल, हर सफलता के पीछे ऐसे ही संघर्ष की कहानियां होती हैं। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा आकांक्षा की, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जैसे कठिन विषय में प्रैक्टिकल और थ्योरी को कैसे बैलेंस किया आपने? सर इसमें क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड होता है उसमें दोनों ही आते हैं, हमारा प्रैक्टिकल वर्क भी आ जाता है और थ्योरेटिकल वर्क भी आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल वर्क की, प्रैक्टिकल वर्क ऐसा वर्क होता है, हम अगर उसे जितनी बार करते हैं, जितनी बार रिपीटेशन करते रहते हैं, तो वो चीज उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। हमारा क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में जो हमने प्रैक्टिकल किया वो एज अ थ्योरी पूछा जाता है, तो हम ज्यादा अगर फोकस करें प्रैक्टिकल वर्क पे, जो ज्यादा इंटरेस्टिंगली होता है थ्योरी के रटने उससे, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करें अगर प्रैक्टिकल वर्क पे और प्रैक्टिकल अच्छे से करें, तो उसे एज ए थ्योरी में ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सही बात। ये होता है इसमें। जी, मतलब जो प्रैक्टिकली आप करते हो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आप देखते हो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जाकर मेमोराइज हो जाती हैं। तो चलिए आकांक्षा, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जो सफलता होती है उसमें कितनी भूमिका मेहनत की होती है और कितने भाग्य की होती है? सर दोनों चीजें ही, मैं दोनों ही चीजों को प्रायोरिटी देना चाहूंगी। लेकिन फर्स्ट जो मेन प्रायोरिटी होता है वो तो हार्ड वर्किंग ही होता है, क्योंकि बिल्कुल जो भाग्य होता है ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन उसे चेंज भी किया जा सकता है हार्ड वर्किंग से। और हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज होती है जो किस्मत को भी बदल के रख सकती है। बिल्कुल सही बात कही आप, मेहनत ही भाग्य को बनाती है, ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे प्रेरित होंगे। और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा आकांक्षा की, आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति या शिक्षक है जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रेरणा दी हो? मतलब कोई ऐसा विचार हो या सलाह हो उनकी जो आपको हमेशा याद रहती हो? जी सर, गाइडेंस हमेशा स्टार्टिंग हुआ है घर से, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में, स्कूल में नहीं मिल, बहुत अच्छे इंकरेजमेंट और गाइडेंस वाले टीचर्स रहे, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने एग्जाम में पास होना नहीं, एक जिंदगी में सफल होना भी उन्होंने सिखाया और बताया, जो चीज आज भी याद है। लेकिन ज्यादा मोटिवेशन जो भी हर एक बच्चे का स्टार्ट होता है वो घर से होता है। पेरेंट्स क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, वो चीज हमेशा बच्चे को याद रहती है। ऐसे ही मेरा, जैसे पेरेंट्स हमेशा, माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा है, पिता का बहुत सपोर्ट रहा है, तो वो बताते हैं, समझाते हैं कि हमेशा पढ़ाई काम आती है और पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही बात कही आपने बिल्कुल। तो आपके कॉलेज में कोई ऐसे टीचर रहे हो जिनको आप मतलब विशेष रूप से डेडिकेट करना चाहते हो उस चीज को?
जी, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, जैसे कि हमारी इम्यूनोलॉजी की विचित्रा मैम बहुत ज़्यादा गाइडेंस करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बहुत सभी टीचर्स ऐसे हैं, अमरदीप सर हो गए, हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, हमारी एचओडी हो गई, और ओवरऑल द टीचर्स इज़ द बेस्ट। जी, बिल्कुल सही बात कही। मतलब गुरु या मार्गदर्शक का जो योगदान होता है वो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है किसी भी सफलता में। तो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा आकांक्षा कि अगर किसी छात्र को ये जो विषय है, जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी अगर कठिन लगता है तो उसको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? जी, सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हमने पढ़ लिया तो वो कोई भी मुश्किल नहीं होता, और नहीं पढ़ा तो वो चीज़ मुश्किल होती है। ईज़ी भी हो, अगर नहीं पढ़ी तो वो चीज़ मुश्किल ही लगेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, नहीं पढ़ते तो वो मुश्किल ही होता है, वो कितना भी ईज़ी है। और क्या होता है, कोई भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे मेन होता है कि हम पढ़ कितना रहे और कितनी बार पढ़ रहे हैं। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है, अगर हम उस चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, तो वो चीज़ अपने आप ही ईज़ी होती चली जाएगी, और अपने आप ही वो सिंपल हो जाएगी, वो ईज़ी और समझ आने लगेगी। मेन होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ कितनी बार रहे हैं। तो बिल्कुल ये सलाह आपकी मैं उम्मीद करूंगा कि हर विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। और आगे मैं पूछूंगा आपसे कि आपके फ्यूचर के गोल्स या आगे के लक्ष्य क्या रहेंगे? जैसे रिसर्च हुआ, पीएचडी हुई या किसी अन्य क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, तो आपका गोल आगे का है क्या? मतलब भविष्य की आपकी क्या योजना है? सर लक्ष्य तो बहुत है, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स का और जब बच्चे का एक लक्ष्य हो जाता है तो उसमें एक 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे ही मेरा, कि जैसे पेरेंट्स का और खुद का भी यही है कि हाई प्रोफेशनल टीचिंग में और पीएचडी वगैरह में, हायर स्टडी में जाना है, एक तरह से बिल्कुल पढ़ना है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अंत में आपसे पूछूंगा आकांक्षा कि उन सभी छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है जो अभी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, फिर मैं तो यही कहना चाहूँगी, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्या करना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हमेशा होता है, ज़रूर होगा। बिल्कुल। एक बार फेलियर होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन चौथी बार क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूटी बना के रखते हैं और हार्ड वर्किंग रखते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं होगा और 100% क्लियर होगा। जी, बिल्कुल सही बात बताई कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ये प्रेरणादायक बात आपने बताई है। तो अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आकांक्षा आपको कि आपने अपना अनमोल अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए, और आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और सभी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बस विश्वास बनाए रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्टली थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, ये थी आकांक्षा पांचाल जिन्होंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में टॉप किया है माशाकुंबरी यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई जिन पर अगर आप भी अमल करोगे तो आपके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपनी स्टडी से रिलेटेड। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।